नमस्कार, के न्यूज़ के साथ में धार्मिक वाला। खबर पर नजर करें उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। गुजरात और महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों पर अरब सागर में बन रहे चक्रवात ताउते का खंडरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 मई तक यह चक्रवात गुजरात के तटवर्तीय क्षेत्रों से टकराएगा। इस दौरान बारिश के साथ 175 किलोमीटर प्रति आवर तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। इजरायल और हमास के बीच चल रहे पिछले 6 दिनों से जंग जारी है। इस लड़ाई में अब तक 126 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 31 बच्चे भी शामिल हैं। हमलों में 950 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग में अब तक 126 लोगों की मौत हो चुकी है और इनमें 31 बच्चे शामिल हैं। इन दोनों के हमले में 950 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। मरने वालों में से 9 इजरायली और बाकी फिलिस्तीनी हैं। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल कोटा के दौरान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अधिकारियों के साथ बैठक की थी। धारीवाल ने बैठक में चिकित्सा व्यवस्था और सुविधा की समीक्षा की थी। धारीवाल ने अगले दिन 2 महीने में ऑक्सीजन और मामले में आत्मनिर्भर होने का दावा किया है। जिले के जोधपुर और करनाल फोड़ पर परिवहन विभाग के सब इंस्पेक्टर और कर्मचारियों द्वारा शनिवार को एक ट्रक ड्राइवर के चोट वसूली करने का शर्मनाक मामला सामने आया है। सब इंस्पेक्टर और कर्मचारियों को लगती दोबारा ट्रक ड्राइवर को रुकवाते हैं और उसके साथ मारपीट कर उसके मोबाइल वीडियो भी डिलीट कर देते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों पर अरब सागर में बन रहे चक्रवात ताउते का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 मई को चक्रवात गुजरात से तटवर्तीय क्षेत्रों से टकराएगा। इस दौरान बारिश के साथ 175 किलोमीटर प्रति आवर तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। इस तूफान का असर गुजरात, महाराष्ट्र के अलावा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक पर भी हो सकता है। इस चक्रवात को म्यांमार ने ताउते का नाम दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम चक्रवाती तूफान ताऊ के हम बैठक बुलाई थी। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया था कि इस मीटिंग में केंद्र सरकार के सीनियर अफसरों के साथ साथ महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात के अधिकारी भी शामिल हुए थे। बैठक में इस बात की चर्चा हुई थी कि कैबिनेट सचिव तटीय राज्यों के मुख्य सचिवों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, एजेंसियों और लगातार संपर्क में रहेगी। गृह मंत्रालय 24 घंटे इस पर नजर बनाए रखेंगे। राज्यों के संपर्क में रहते हुए फौरन जरूर सुविधाएं मुहैया करवाएंगे। एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने शुक्रवार को बताया, एनडीआरएफ की 53 टीम केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों पर तैनात की जा चुकी है। देश में इस मानसून एक दिन पहले ही दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने माने तो केरल के दक्षिणी पश्चिमी मानसून एक दिन पहले यानी कि 31 मई को पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को बताया कि आमतौर पर राज्य में मानसून 1 जून को दस्तक देता है, लेकिन इस बार इसके 24 घंटे पहले ही पहुंचने का अनुमान लगाया जा सकता है। इजरायल और हमास के बीच पिछले 6 दिनों से जंग जारी है। इस लड़ाई में अब तक 126 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 31 बच्चे भी शामिल हैं। 950 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। मरने वाले 9 इजरायली और बाकी फिलिस्तीनी हैं। हिंसा के दर्द भरी तस्वीरें सामने आने के बाद दुनिया भर से इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। अमेरिका, लंदन, फ्रांस के अलावा सीरिया और बांग्लादेश में भी लोग सड़कों पर फिलिस्तीनी के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शनिवार को फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की थी। रशिया के टुडे मुताबिक फिलिस्तीनी राष्ट्रपति के प्रवक्ता इसकी जानकारी दी थी। जनवरी में राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद बाइडेन और अब्बास के बीच पहली बातचीत है। दोनों को क्या बात हुई यह अभी सामने आई नहीं है। अमेरिका फिलिस्तीनी और इजरायल के बीच सुलह के लिए काम कर रहा है। बाइडेन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात की है। शनिवार को सेंट्रल लंदन की सड़कों पर हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों ने यूनाइटेड किंगडम के मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने इजरायली एम्बेसी और सामने फ्री फिलिस्तीनी को नारे लगाए थे। ब्रिटेन में फिलिस्तीनी के दूत हुसम जुमलोत ने कहा कि जिन लोगों के फिलिस्तीनी के समर्थन में प्रदर्शन किया है वे सभी मानवता के सच्चे हितैषी है। इसके अलावा अमेरिकी राजधानी वाशिंगटन डीसी पर भी लोगों ने प्रदर्शन किया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में शुक्रवार को सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने विदेश मंत्रालय के पास चौराहे में इकट्ठा हुए थे। फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारियों ने वहां इजरायल विरोधी नारे लगाए थे। उनके हाथ में फिलिस्तीनी झंडा भी था। फ्रांस के पुलिस ने उन प्रदर्शनकारियों को तत्काल वहां से जाने का कहा था और कुछ लोगों पर फाइन भी लगाया था।
इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है। 126 लोगों की मौत हो चुकी है, साथ में 31 बच्चे उसमें शामिल है। दोनों तरफ से हमलावरों के बीच 950 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। मरने वालों की तादाद 9 इजरायली और बाकी फिलिस्तीनी में शामिल है। इसी बीच इजरायल डिफेंस फोर्स का एक कमांड गैंग सामने आया है। IDF का हमास और आतंकियों के मारने के लिए शुक्रवार को शाम ये मीडिया फैला दी थी। इजरायल आर्मी गांजा पट्टी पर हमला किया वाली है। ये खबर फैलते ही हमास के आतंकी टनल में छिप चुके थे। इसके बाद 40 मिनट तक इजरायल ने इस फाइटर प्लेन पर टनल्स पर बम बरसाते रहे थे। IDF का दावा है कि उनकी एयर स्ट्राइक में हमास के दर्जनों कमांडर मारे गए हैं। एयर स्ट्राइक में कुछ देर बाद सेना के गाजा पट्टी पर सैनिकों हमले की बात को मीडिया गलतफहमी बताकर खारिज कर दिया था। हमास ने गाजा में मिसाइल लॉन्चिंग साइट को भी ठिकाने लगाने का दावा किया है। IDF ने शुक्रवार हमास को नेवल फोर्स ऑफिस की तरह उपयोग किए जा रहे अपार्टमेंट पर भी एयर स्ट्राइक की थी। अपार्टमेंट के 2 घरों में हमास के कमांडर ऑफिस की पूरी यूज कर रहे थे। IDF ने बयान जारी कर बताया है कि शुक्रवार की रात को 7 बजे शनिवार की सुबह 7 बजे तक गाजा पट्टी पर 200 रॉकेट इजराइल ने छोड़े थे। इसमें से 100 से ज़्यादा आयरन डोम हवा में मारा गिरा था। ये इजराइल के आबादी क्षेत्र में गिरने वाले थे। 30 मिसफायर होकर गाजा में गिर गए थे। सीरिया की तरह शनिवार को 3 रॉकेट इजराइल पर दागे गए थे। इससे एक मिसफायर होकर सीरिया में ही गिर गया था। अब तक हमास ने 2300 रॉकेट इजराइल की तरफ से छोड़े चुके हैं। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कोटेदोराम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अधिकारियों के साथ बैठक की थी। धारीवाल ने बैठक चिकित्सा व्यवस्था और सुविधा की समीक्षा की है। धारीवाल ने अगले 2 महीने में ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर होने का दावा किया है। धारीवाल ने कहा कि नए अस्पताल में 6 एम्बेसी, 4 जेकेलोन, 2 शहर, 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 3 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। इनमें लगने सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की क्षमता बढ़कर 2100 हो जाएगी। कोटा के किसी सरकारी अस्पताल में कहीं बाहर ऑक्सीजन मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धारीवाल ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामले अब गिरावट आई है। अस्पताल में ऑक्सीजन वाले बेड खाली हो रहे हैं। धारीवाल ने बताया कि अस्पताल में वर्तमान 530 ऑक्सीजन बेड है। यहाँ 30 क्यूबिक मीटर और 48 क्यूबिक मीटर साथ 4 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। इनके लगाए जाने पर नए अस्पताल की क्षमता 500 ऑक्सीजन बेड की क्षमता बढ़ जाएंगी। नए अस्पताल में 1000 ऑक्सीजन बेड हो जाएंगे। एम्बेसी अस्पताल में वर्तमान 60 ऑक्सीजन बेड है। यहाँ 48 क्यूबिक मीटर और 4 प्लांट लगेंगे। इन प्लांट में लगे अस्पताल में 460 ऑक्सीजन बेड की क्षमता और बढ़ाई जाएंगी। इसी तरह जेकेलोन पर अस्पताल में 48 क्यूबिक और मीटर 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। इनमें लगाने अस्पताल में 300 बेड ऑक्सीजन युक्त होंगे। इसके अलावा शहर में 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुल्हाड़ी, विज्ञान नगर, दादाबाड़ी में 30 क्यूबिक मीटर के साथ 3 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 100 ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हो सकेंगे। जिले की जोधपुर खरनार रोड पर परिवहन विभाग ने सब इंस्पेक्टर और कर्मचारियों द्वारा शनिवार को एक ट्रक ड्राइवर के चौथ वसूली करने का शर्मनाक मामला सामने आया है। पूरे मामले में ट्रक ड्राइवर वीडियो बनाया था। इस ट्रक ड्राइवर द्वारा बनाए गए वीडियो की जानकारी जब सब इंस्पेक्टर और कर्मचारियों को लगती है तो दोबारा ट्रक ड्राइवर को रुकवाते हैं और उसके साथ मारपीट कर मोबाइल में वीडियो डिलीट करवा देते हैं। मामला सामने आने के बाद विभाग के गार्ड हटा दिए और SI का कर दिया था। ट्रक ड्राइवर द्वारा वीडियो फेसबुक लाइव बनाए जाने चलते अब तक वीडियो मोबाइल गैलरी अलावा उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी सेव हो चुका था, वही वायरल कर दिया गया था। अब मामले में जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी और सब इंस्पेक्टर व सभी कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। ट्रक ड्राइवर देवाराम लोगों ने बताया था कि पिछले काफ़ी समय से यहाँ हो रही चौथ वसूली से लोग परेशान हो रहे हैं। इससे पहले मोबाइल फेसबुक लाइव शुरू करने से पूरा वीडियो बनाने की ठान ली थी। SI शिवनारायण भादु ने गाड़ी देखकर उसे 50 रुपये बाहर निकाले और कर्मचारियों ने ट्रक रुकवाते उसे दे दिए थे। इस दौरान अचानक कर्मचारियों को रसीद लेने का वीडियो बनाए और संदेश आया हुआ कि वापस दौड़कर ट्रक चालक पास पहुंचे और उसके बिल दे दिया था। इस दौरान खुद SI शिवनारायण भादु ड्राइवर मोबाइल छीनने के लिए उसके पीछे भागते हैं पर वो किसी तरह दूर भाग जाता है। इसके बाद परिवहन और कर्मचारी जैसे ट्रक ड्राइवर पकड़ लेते हैं और उसके साथ मारपीट करते हुए वीडियो डिलीट कर देते हैं और वहां से निकल जाते हैं।
व्यापारी हाथ जोड़कर कान पकड़कर कह रहा था, साहब माफ कर दो, अब गलती नहीं होगी, लेकिन प्रशासन ने दुकान सीज कर दी है। यह नज़ारा शनिवार के बाड़मेर शहर का है। वीकेंड कर्फ्यू के दुकान खोलकर बैठे व्यापारी की दुकान प्रशासन ने सील कर दी है। बालोतरा शहर में किराना कर प्रतिबंधित दुकानों खुली होने पर 16 दुकानों पर सील किया गया था। 9,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया था। वही शहर वीकेंड कर्फ्यू का असर भी नजर आया था। दूध डेयरी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार बंद नजर आए थे। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है। लोग अभी भी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। शनिवार को वीकेंड कर्फ्यू होने के बावजूद कुछ जगहों पर प्रतिबंधित दुकानें खोलकर बैठे थे। शनिवार को उपखंड अधिकारी नरेश सोनी नेतृत्व में नगर परिषद आयोजित शिवपाल सिंह राज पुरोहित और पुलिस प्रशासन ने शहर जगह जगह खुली प्रतिदिन दुकानों पर सील किया था और साथ ही 9,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला था। बाड़मेर और बड़ोदरा शहर में ट्रैफिक पॉइंट पर बेवजह घूमने वाले को पुलिस रोककर पूछ रही थी। दोपहरिया वाहनों से चलाना भी काट रही थी। वाहनों को सील करवाई थी और साथ ही साथ धूप व गर्मी से बैठने के साथ सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। महाराष्ट्र में संक्रमण की स्थिति भले ही कंट्रोल में नजर आ रही है, लेकिन इसको लेकर सियासत का खेल अभी भी जारी है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोनिया गांधी को एक खुला खत लिख दिया है। इसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के समर्थन में बनी महाराष्ट्र सरकार राज्य में कोरोना महामारी से निपटने में नाकाम रही है। लेपट फडणवीस ने आरोप लगाया है कि महाविकास अघाड़ी सरकार ने राज्य को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। मौतों का आंकड़ा तब तक छुपाया जाएगा। उन्होंने सवाल किया था कि महाराष्ट्र सरकार का मॉडल यह है। उन्होंने कहा कि यह पब्लिक सब जानती है। पूर्व सीएम ने आगे लिखा था कि प्रदेश सरकार और मीडिया का एक अलग वर्ग मुंबई को ही महाराष्ट्र समझने की भूल कर रहा है, परंतु मुंबई को अभी परिस्थिति देखें तो यहाँ टेस्ट की कमी, कम टेस्ट की रैपिड एंटीजन और टेस्ट बहुयात समावेश करते हुए मॉडल बनाया जा रहा है। कोरोना के कारण होने वाली मौतों को भी छुपाने का काम किया जा रहा है। डेथ ड्यूट अंडर सीजन इस श्रेणी के अंदर महाराष्ट्र के अन्य जिलों में मिलाकर 0.2% मौतों को दर्ज हुई है। वही मात्र मुंबई में यह 40% है। उन्होंने आगे कहा कि हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं मौतों को छुपाया जाए। मुंबई सालाना होने वाली मौतों औसतन 28,000 आसपास है, लेकिन 2020 में इनसे 20,719 की वृद्धि हुई है। इनसे कोरोना कारण बताई गई है मौतों 11,116 थी। मात्र 2020 में 9,603 कोरोना मौत छुपाई गई है। यही क्रम इसी वर्ष जारी रहा है। क्या इतने बड़े पैमाने में मौतों को छुपाना ही महाराष्ट्र मॉडल है? आज भी शवों को अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग पीरियड पर रखा गया है। देश में हर रोज 4,000 मौतें रिकॉर्ड हो रही है, उसमें 850 केवल महाराष्ट्र में हो रही है। इसका मतलब 22% मौतें केवल महाराष्ट्र में रिकॉर्ड हो रही है और सरकार मात्र अपनी वाहवाही करने में व्यस्त है, ऐसा देवेंद्र फडणवीस ने कहा था। कोरोना के चलते गुजरात सरकार ने सीबीआई कक्षा 10वीं और स्टूडेंट के साथ मास प्रमोशन दिए जाने का निर्णय किया है। इसके चलते स्कूल संचालकों की नाराजगी जाहिर हुई है। संचालकों ने कहा है कि सरकार ने यह फैसला उनकी सलाह बिना लिया है। इससे स्टूडेंट की 11वीं क्लास में प्रवेश पाने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सामान्य तौर पर कक्षा 10वीं का परिणाम 60 से 75 बीच का आता है। इस बार 100% के बाद 11वीं क्लास में जगह कम पड़ सकती है। 10वीं में मास प्रमोशन के बाद 11वीं कॉमर्स साइंस में एडमिशन को लेकर कई चुनौतियों का सामना कर सकता है। 11वीं प्रवेश को लेकर बोर्ड ने भी अभी तक कोई मार्गदर्शिका जाहिर नहीं की, लेकिन स्कूल के संचालकों ने अभी से कई तैयारियां शुरू कर दी है। गुजरात स्वनिर्भर शाला संचालक के उप प्रमुख डॉक्टर जतिन भराड ने कहा था कि वर्तमान हालात को देखते हुए सरकार का फैसला गलत नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर प्रमोशन देने से सभी छात्रों को भारी भरकम नुकसान हो सकता है। माता पिता तय नहीं कर सकेंगे कि छात्र आगे किस फैकल्टी में पढ़ेंगे। इस वजह से इन्हें साइंस स्ट्रीम में जाना है, साइंस स्ट्रीम में जाएंगे। जिन्हें जनरल स्ट्रीम में जाना है वह जनरल स्ट्रीम में जाएंगे। इसके साथ ही डिप्लोमा में दाखिल इच्छुक छात्रों में भी संख्या में बढ़ेगी और प्रवेश प्रक्रिया किस आधार पर प्रवेश दिया जाएगा, यह सवाल संचालकों को परेशान कर रहा है। राज्य की स्थापना के दिन गुजरात में कोरोना के नए मौत और कम होने की शुरू हो गई है। राज्य में 27 दिन बाद पिछले 24 घंटे में राज्य में 9,061 मामले सामने आए हैं। साथ ही लगातार 11वें दिन में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज़्यादा हो रही है। 24 घंटों में 15,076 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। राज्य में मृत्यु दर भी गिरावट आ रही है।
24 घंटे में राज्य में 95 मरीजों की मौत हो चुकी है। 27 दिनों के बाद 100 मरीजों की मौत हुई थी। इसके पहले 17 अप्रैल को 97 मरीजों की मौत हुई थी। लगातार 5वें दिन 15,000 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। नतीजतन राज्य का रिकवरी रेट सुधर कर 83.84% हो गया है। राज्य में अब तक 7,44,409 रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 9,039 हो गई है। अब तक 6,24,107 मरीजों डिस्चार्ज कर जा चुका है। अगर एक्टिव केस की बात करें तो फिलहाल 1,11,263 एक्टिव केस हैं। इनमें से 791 मरीज वेंटिलेटर पर है। 1,10,472 मरीजों की हालत स्थिर है। वहीं सूरत में पिछले 24 घंटों में 806 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। जिले में अब तक 962 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। सूरत का रिकवरी रेट सुधार पर है। शुक्रवार को 92.38% दर्ज किया जा चुका है। जिले में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 8,226 पर पहुंच चुकी है। लॉकडाउन में बाहर निकलने वाले लोगों पर लाठियां बरसाती पुलिस के वीडियो और फोटो सामने आए हैं। लोगों के घरों में रोकने के लिए पुलिस भले ही उग्र होना पड़ता है, लेकिन इसके अलग पुलिस का एक पॉजिटिव पहलू भी है। अस्पतालों में भर्ती कोरोना संक्रमण में जूझ रहे मरीजों को ऑक्सीजन मिल रह सके, इसके लिए पुलिस ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ऑक्सीजन टैंकर का गंतव्य पहुंचा रही है। जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ऑक्सीजन टैंकर्स के अलवट जिले में भिराड़ी प्रदेश के अन्य जिलों तक पहुंचाने का अहम रोल अदा कर रही है। 24 अप्रैल 15 मई तक यानी 22 दिन ट्रैफिक पुलिस 104 ऑक्सीजन टैंक और ग्रीन कॉरिडोर बनाकर गंतव्य जिलों तक पहुंचा रही है। ये टैंकर भिवाड़ी, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, झालावाड़ अन्य जिलों में पहुंचाए हैं। डीसीपी ट्रैफिक आदर्श सिद्ध बताया था कि ग्रीन कॉरिडोर के लिए रायपुर यातायात पुलिस 12 इंस्पेक्टर गाड़ियां लगा रही है। इनमें से एक इंस्पेक्टर का एसआई या एएसआई सहित 4 पुलिसकर्मी जाप्ता रहा था। इसके अलावा इस फाइट पर 2-3 पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। इसके अलावा संबंधित क्षेत्र थाने की इस गाड़ी के ग्रीन कॉरिडोर में ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करती है। ऑक्सीजन टैंकर भी भिवाड़ी के ऑक्सीजन प्लांट में रवाना होते हैं। तब जिला कलेक्टर कंट्रोल रूम से सूचना जयपुर कमिश्नर को कंट्रोल रूम में भेजी जाती है। इसके बाद अजमेरी गेट स्थित जयपुर ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना मिलती है। इसके बाद ऑक्सीजन टैंकर रवाना होने वाली जगह से गंतव्य जिले तक रूट मैप तैयार किया जाता है। इंटरसेप्टर जयपुर से जिले की बॉर्डर पर कुछ घंटे ही भेज दिया जाता है। इसके बाद टैंकर की जयपुर की सीमा पर करने के बाद उसे अन्य जिले की सीमा तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पहुंचा दिया जाता है। राजस्थान में शनिवार को लॉकडाउन का 6ठा दिन था। राजधानी जयपुर के परकोटे की बात करें तो यहाँ बाजारों में दुकानों पूरी तरह से बंद नजर आई थी। करीब 100 से ज़्यादा जगहों पर पुलिस की नाकाबंदी हुई थी। लोगों को रोककर सड़क पर घूमने वजह पूछी जा रही थी। बेवजह घरों से निकलने वाले पर कार्यवाही भी की गई थी। इसके बावजूद लोगों किसी न किसी बहाने सड़कों पर घूमते नजर आए थे। गलियों की तरह घूम रहे थे, झुंड बनाकर बैठे हुए नजर आए थे। ई रिक्शा बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए घूम रही थी। फल सब्जी वाले मास्क लगाए बगैर सामान बेच रहे थे। ऐसा बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कैसे कोरोना संक्रमण की कटक चेन टूटेगी। शहर के ग्राउंड रिपोर्ट जुटाने निकले परकोटे लॉकडाउन के कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिनको हमने कैमरे में कैद किया था। इसी तरह शहर चांदपोल गेट और संजय सर्किल आसपास भी ऐसा ही दृश्य सामने आया था, जहाँ लोग बरकोट लॉकडाउन परवाह किए बगैर सड़कों पर खड़े थे, गलियों होकर इधर उधर जा रहे थे। यहाँ भी लोग पुलिस के बचकर गलियों निकल सड़क पर आ रहे थे, क्योंकि पुलिस सिर्फ नाकाबंदी तक कार्यवाही करने से सीमित है। इसका फायदा उठाकर लोग घूमने के बाद भी नहीं आ रहे थे। कोविड लाइन की उल्लंघन कर रही महिलाओं, युवक और बच्चे को बाहर नजर आ रहे थे। राजधानी जयपुर सहित पूरे जिले में कोरोना बढ़ते मामले को देखते हुए ज़्यादा पाबंदियां बढ़ाने की तैयारी की जा चुकी है। जयपुर जिले में पूरे प्रदेश में 24% ज़्यादा एक्टिव होने से सरकार की चिंता बढ़ गई है। जिला प्रशासन और पुलिस कमिश्नर ने पाबंदियों पर जिला आदेश जारी कर दिए हैं। जयपुर शहर में कोरोना जिले इलाकों में ज़्यादा कोरोना संक्रमण है, वहाँ कंटेनमेंट जोन बनाकर आवाजाही पूरी तरह से रोकने की तैयारी है। राजधानी में भी नई पाबंदियों पर बैठक करने का विचार विमर्श किया जा रहा है। आज देर शाम तक स्थिति साफ हो जाएगी, ऐसा कहा गया था।
वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, लेंगे एक ब्रेक। आज तो सब चमका दिया मैंने। वाह क्या बात है, वाडीलाल गौरमेट अमेरिकन नट्स। फ्लेवर्स इतने कि हर दिल बोले वाह वाडीलाल। ओके नाउ माय टर्न। बट लॉन्ड्री अभी बाकी है। शुद्धता और स्वाद को ध्यान में रखकर गजानन ने तैयार की है विभिन्न मिर्च। गजानन है हर मिर्च का मास्टर। मोनू, हे मोनू, मोनू डियर, ओ माय डियर, कम हियर, डियर हियर हियर डियर डियर हियर, इधर तो आओ, डियर डियर हियर डियर डियर हियर, प्लीज, ओ माय डियर, कम हियर, डियर हियर हियर डियर डियर हियर, आओ ना, डियर डियर हियर डियर डियर हियर, प्लीज, ओ माय डियर, कम हियर, व्हाट यू डू, रियल बाइट, ये बुलाता है। ब्रेक के बाद स्वागत है। नजर करते हैं खबरों पर। शुक्रवार को मुंबई में माहिम कब्रिस्तान में नमाज पढ़ पर माहिम पुलिस स्टेशन में 50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो चुके हैं। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन के तहत हार्ड लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाई गई है। इसके तहत राज्य में लगभग सभी धार्मिक स्थल बंद है। मुहिम पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विलास शिंदे ने बताया था कि तकरीबन 50 से 60 लोगों की मुहिम सुन्नी मुस्लिम मस्जिद के कब्रिस्तान में चोरी से नमाज अदा कर रही थी। पुलिस को इसकी जानकारी मिली थी। एक टीम ने मौके पर पहुंच के कुछ लोगों को नमाज पढ़ते हुए पाया था। इसके बाद तकरीबन 50 लोगों के खिलाफ लॉकडाउन नियम का उल्लंघन का केस भी दर्ज किया था। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिन लोगों पर केस दर्ज किया गया है उसमें कब्रिस्तान मैनेजमेंट से जुड़े लोग भी शामिल हैं। इन सभी पर आईपीसी धारा 188, 259, 270 के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल इस मामले को लेकर कब्रिस्तान मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी बयान अभी तक सामने नहीं आया। हिंगोली जिले के ओढ़ा नागगढ़ में शनिवार को भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया था। इस मामले में सब इंस्पेक्टर समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। भीड़ मोबाइल चोरी एक मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची थी। भीड़ को तितर बितर करने के लिए स्थानीय इंस्पेक्टर को हवा में 2 राउंड फायर भी करनी पड़े थे। फिलहाल पुलिस स्टेशन पर हमला करने वाले 150 लोग के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। अब तक 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी ले चुका है। घायल पुलिस वालों को ओढ़ा नागनाथ ग्रामीण हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। पुलिस के मुताबिक ओढ़ा नागनाथ के मस्जिद सैयद रफीक का मोबाइल 12 मई को खो गया था। अगले दिन उसका मोबाइल फ़ोन पूरे दिन बंद रहा था और शुक्रवार दोपहर को उस पर घंटी जाने लगी थी। कई बार फ़ोन करने के बाद किसी ने फ़ोन उठाया नहीं और उसके साथ गाली गलौज होने लगी थी। इसके बाद मस्जिद ओढ़ा थाने पहुंचा था और इस मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई थी। इसके बाद आज अचानक तकरीबन 100 से 150 लोग भीड़ अचानक पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी और आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग कर रही थी। इसके बाद थाने में पुलिस इंस्पेक्टर वैद्यनाथ मुंडे और सब इंस्पेक्टर मुजाजी वाधमारे ने भीड़ को शांत करते हुए प्रयास किया था। लॉकडाउन की वजह से पूरे इलाके में धारा 144 लागू है। भीड़ को एक साथ जमा होने पर पाबंदी लगाई है। भीड़ को मानने तैयार नहीं थी, जिनके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने हवा में फायरिंग भी की थी। इसके मामले संभलने जगह बिगड़ गया था। उन्होंने पुलिस स्टेशन पर पथराव शुरू कर दिया था। इस पत्थरबारी की झपट में आने से पुलिस इंस्पेक्टर वैद्यनाथ मुंडे, सब इंस्पेक्टर मुजाजी वाधमारे, कांस्टेबल ज्ञानेश्वर गोरे, शेख इकबाल, राजकुमार सूर्या 2 अन्य घायल हो गए थे। भीड़ को आक्रामकता होते देख इंस्पेक्टर मुंडे को हवाई में 2 राउंड फायरिंग भी करनी पड़ी थी। इसके बाद भीड़ तितर बितर हो गई थी। महाराष्ट्र के दक्षिणी समुद्री तटों पर समुद्री तूफान ताउते का खतरा मंडरा रहा है।
18 मई को यह गुजरात के तटवर्षीय क्षेत्रों में टकराएगा। मौसम विभाग की माने तो इससे पहले यह महाराष्ट्र के तटीय इलाकों जैसे कि रायगढ़, सिंधुदुर्ग, मुंबई, पालघर समेत कोंकण के कुछ इलाकों से प्रभावित कर सकता है। तूफान के दौरान इन इलाकों में 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। तटीय इलाकों में संभवित यह क्षेत्रों में देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विशेष रूप से पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के क्षेत्रों में प्रशासन, संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को सतर्क और चक्रवात को लेकर तैयार रहने का निर्देश दे दिया है। इन जिलों में तटीय इलाकों में स्थलीय गांवों को भी हटाया जा चुका है। इस बीच जानकारी सामने आ रही है कि अलीबाग के मछली पकड़ने वाले 15 नावें अभी भी समुद्र में ही है। तूफान के खतरे देखते हुए शुक्रवार को सभी नावों को लौटने का निर्देश दिया गया था। रायगढ़ के जिलाधिकारी तट से सटे भी तालुकाओं, तहसीलदारों और निर्देश दिया था कि समुद्र के किनारे रहने वाले गांव वालों को स्थानांतर की पूरी व्यवस्था करें। तावते के कोंकण, मुंबई के समुद्री इलाकों में गुजरने की आशंका मुजफ्फरनगर, मुंबई से सभी जगहों पर कोविड सेंटर और अन्य कोविड सेंटरों को सुरक्षित करने का काम किया जा चुका है। कोविड सेंटर में तंबू मजबूत करने के साथ आसपास में पेड़ों की टहनियाँ भी छटाई जा चुकी है। साथ ही ऑक्सीजन टैंकों के आसपास पेड़ों को कोई क्षति न पहुंचे, इसकी वजह से कोशिश की जा चुकी है। हालांकि चक्रवात ने मुंबई में नुकसान होने की आशंका नहीं है, लेकिन बीएमसी ने एहतियात कई कदम उठाए हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर अब थमती दिखाई दे रही है। बीते दिनों में 3,10,580 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। यह आंकड़ा बीते 25 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 20 अप्रैल में 2,94,378 नए मामले सामने आए थे। हालांकि मौत का आंकड़ा अभी भी चिंता का सबब बन रहा है। देश में शनिवार को कोरोना की वजह से 4,075 लोगों की जान गई थी। यह मई में छठी बार थी जब इन दिनों में 4,000 से ज़्यादा मरीजों की मौत हुई हो। राहत की बात तो यह है कि कोरोना के रिकवर होने के लोगों को आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बीते कुल दिनों से 3,62,367 लोगों कोरोना को मात दे चुके हैं। इस तरह एक्टिव केस यानी कि इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 95,931 की कमी हुई है। इस साल भी एक्टिव केस की होने वाली सबसे बड़ी गिरावट है। देश में 19 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी शामिल है। यहाँ पिछले लॉकडाउन जैसे ही प्रतिबंधित लगाए गए हैं। खबरों में बस इतना ही। ज़्यादा खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।